फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कॉम्परेटिव गवर्नमेंट और कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इसमें चीज़ें जो आपको बताने वाली हूँ वो बता देती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊंगी कि कॉम्परेटिव गवर्नमेंट क्या होती है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशंस क्या होती है, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इन जो भी चीज़ें हैं इनको हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, नहीं चलिए सबसे पहले पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, यानी जिसको हम तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक जो है वो सरकार बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुलनात्मक सरकार के बारे में, यानी कॉम्परेटिव गवर्नमेंट के बारे में। तो इसमें यह था कि परंपरावादी, आपको पता है कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, जो हमारा राजनीति शास्त्र है, उसमें दो टाइप के विद्वान हमें देखने को मिलते हैं। एक कुछ परंपरावादी हैं और दूसरे हमारे आधुनिक हैं। परंपरावादी विद्वान वे होते हैं जो कि पुरानी जो परंपराएं होती हैं उन्हीं के थ्रू ही पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन आधुनिक जो विद्वान होते हैं वो आधुनिक चीजों को पॉलिटिकल साइंस में ऐड करने की ये बात करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के थ्रू ही जब मैं टॉपिक आपको समझाऊंगी तो परंपरावादी विद्वान और आधुनिक विद्वान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगी तो किसी को भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको इनका मीनिंग बता दिया है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्परेटिव गवर्नमेंट यानी कि तुलनात्मक राजनीति के बारे में। तो क्या था कि राजनीति शास्त्र के जो परंपरावादी विद्वान है, ठीक है, वो क्या कहते थे कि राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन यानी स्टडी का जो एरिया है वो हमारा तुलनात्मक सरकार है। कहने का मतलब ये है कि तुलनात्मक सरकार के अध्ययन करना ही, तुलनात्मक सरकार का अध्ययन यानी तुलनात्मक सरकार की स्टडी करना ही पॉलिटिकल साइंस का मेन टॉपिक है, ऐसा उनका मानना था। जिसमें वो बताते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल जो अपना गवर्नमेंट जो अपना कॉम्परेटिव गवर्नमेंट है उसमें ये बताते हैं कि सरकार की कौन कौन सी किस्म है, कौन कौन से उसके अंग हैं, कौन से उसकी कार्य प्रणाली है और कौन से उसके काम है। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कॉम्परेटिव गवर्नमेंट में हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो किस्म की बात करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी किस्म जो है हमारी गवर्नमेंट में होती है, कौन कौन से अंग जो है हमारे गवर्नमेंट में होते हैं, ठीक है, और कौन सी अपनी प्रणाली होती है, ठीक है, इसकी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें वो है कार्य के बारे में। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में जो है इसमें डिस्कस किया जाता है। जो कॉम्परेटिव गवर्नमेंट है इसमें इन चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं किस्म के बारे में। इसमें सरकार की किस्म का मतलब पता है क्या? सरकार, आपको पता है कि सरकार कौन सी किस्म की है, कौन सी वैरायटी की है। ये आपको पता है कि हमारा जो पूरा विश्व है उसमें अलग अलग प्रकार की सरकारें हमें देखने को मिलती है। कोई अपनी लोकतांत्रिक सरकार है, कोई प्रजातांत्रिक सरकार है, कोई तानाशाही सरकार है, कोई साम्यवादी सरकार है, कोई समाजवादी सरकार है। इन सभी के नाम आपने सुने होंगे। और लोकतांत्रिक सरकार में तो अपना भारत का एग्जाम्पल सबसे पहले आपको पता ही है, वो आता ही है ना। ठीक है, तो जो है अपना कॉम्परेटिव गवर्नमेंट में हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि सरकार की कौन कौन सी किस्म होती है, क्या वो लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बारे में सरकार के कौन कौन से अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं हमारे, ठीक है, न्यायपालिका है, विधानपालिका है, कार्यपालिका है, ये आपको पता है। इनके बारे में स्टडी की जाती है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट में। ठीक है, और उसके बाद प्रणाली की बात करें तो कौन सी प्रणाली जो है सरकार की हमारे भारत देश में आजमाई जानी चाहिए, कौन सी लागू की जानी चाहिए, इसके बारे में स्टडी की जाती है। और उसके बाद उसके कार्य के बारे में कि जो सरकार होती है उसके कौन कौन से काम है, क्या क्या उसको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में जो है वो कॉम्परेटिव गवर्नमेंट में सब कुछ अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी की जाती है। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर एक बात है जो कि सबको याद रखने की जरूरत है, वो ये है कि ये जो हमारे परंपरावादी विद्वान हैं जो कि पुरानी चीजों को लेकर चलते हैं, उन्होंने बोला है कि हमारा जो तुलनात्मक सरकार है उसमें हम सरकार के इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन वो ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं या फिर ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि सरकार के ये जो सारे काम हैं इनको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से इनफॉर्मल फैक्टर हैं, कौन कौन से फॉर्मल फैक्टर हैं, कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां हैं, कौन कौन सी चुनाव से संबंधित चीजें हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते। वो जस्ट ये बता देते हैं कि हमारी ये सरकारें हैं, ये उसके अंग हैं, ये इसकी किस्म है, ये उसकी प्रणाली है और ये उसके काम है। लेकिन इन काम को भी प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, इनके बारे में इनका कोई भी डिस्कशन नहीं है, कोई भी बात ही नहीं करते हैं। ठीक है,
तो इसमें एक चीज है, मैंने आपको इस तरह से स्पष्ट रूप में इसलिए बताया है क्योंकि जब मैं आपको कंपैरिजन करूंगी कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो ये पॉइंट वहां पे आपका जरूर काम आएगा, क्योंकि डिफरेंस करने में आपको वहां पे ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मीनिंग हो जाता है अपना कंपैरेटिव गवर्नमेंट का, कि जो हमारे परंपरावादी विद्वान हैं वो तुलनात्मक सरकार के अध्ययन को ही राजनीति शास्त्र का मेन यानी कि प्रमुख या मुख्य विषय वस्तु मानते हैं, जिसमें वो सरकार की किस्म कौन सी है, सरकार के अंग कौन से हैं, सरकार की प्रणाली कौन सी है और सरकार के कौन कौन से काम है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन वो इसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि इन सभी के काम को, इन सभी चीजों को इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उनके बारे में कुछ भी ये डिस्कस नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो आता है अपना कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यानी कि हमारा जो तुलनात्मक राजनीति है। तो आपको बता दूं कि तुलनात्मक राजनीति का जो ये सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, हमारे राजनीति शास्त्र में यानी कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में 20वीं शताब्दी में आया था, क्योंकि 20वीं शताब्दी में एक व्यवहारवाद नामक यानी कि एक बिहेवियरलिज्म नाम की एक क्रांति आई थी, जिसके बाद जो है हमारे जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो ऐड हो गया। अब इसकी वजह दो थी या यूं कह सकते हैं कि दो ऐसे विद्वान थे जिनकी वजह से ये चीज हमारे पॉलिटिकल साइंस में ऐड हो गई। ये हुआ था 1908 में। 1908 में एक बर्तानिया से संबंधित विद्वान थे ऑर्थर वेंटले, बर्तानिया से संबंधित विद्वान थे ग्राहम वॉल्स। ठीक है, याद रखना ग्राहम वॉल्स। ठीक है, मैं अब चलो आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, बाद में साफ कर दूंगी। ठीक है, 1908 की मैं यहाँ पर जो है वो बात कर रही हूँ, माफ कीजिएगा। ठीक है, 1908 में हमारे एक बर्तानिया के विद्वान थे, विद्वान कह लो या फिर हम उसको समाजशास्त्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बर्तानिया के जो है हमारे वो थे, उनका नाम था ग्राहम वॉल्स। ठीक है, ग्राहम, चलो ठीक है, ग्राहम वॉल्स थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था कि जो राजनीति शास्त्र में मानवीय व्यवहार। ठीक है, राजनीति शास्त्र में मानवीय व्यवहार कह लो या फिर मानव व्यवहार कह लो। ठीक है, ये उन्होंने एक बुक लिखी थी। ये जो ग्राहम वॉल्स है इन्होंने ये बुक लिखी थी, यानी कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। मैं आपको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। ठीक है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, तो मैं भाई बता रही हूँ कि 1908 में बर्तानिया के एक विद्वान थे ग्राहम वॉल्स, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, वो है राजनीति शास्त्र में मानव व्यवहार, या फिर इंग्लिश में कहूँ कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये इन्होंने बुक लिखी थी। ये पहले अंकल हो गए। ठीक है, अंकल कह लो या विद्वान कह लो। ठीक है, दूसरे हमारे एक अमेरिका से थे। 1908 की ही बात करेंगे। 1908 में ये दो विद्वान आए थे, एक अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान आए थे। ठीक है, उनका नाम क्या था अमेरिका का? ऑर्थर वेंटले। ठीक है, ऑर्थर वेंटले। अब ऑर्थर वेंटले ने भी एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम किसी को पता है? अगर आपने टॉपिक नहीं कवर किया है, क्योंकि आप जो ये जो टॉपिक है ना ये बीए का है। ठीक है, मेरे ख्याल से 5th सेमेस्टर का ये टॉपिक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुकिश जो चीजें होती है वो समझ में नहीं आती है, तो इसलिए वो यूट्यूब चैनल को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए, अगर किसी को इनकी बुक का नाम नहीं पता तो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ऑर्थर वेंटले ने भी एक बुक लिखी थी, उसका नाम था शासन की प्रक्रिया। ठीक है, शासन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ, शासन की प्रक्रिया को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स, आप कह सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से शासन को हम मेरे ख्याल से वो एडमिनिस्ट्रेशन भी आप मेरे ख्याल से कह सकते हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक ही चीज को कहने के 2-3 तरीके होते हैं, तो आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं, और एक चीज और है जो मुझे फिलहाल याद नहीं आ रही है, वो चीज भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता
बता रही थी कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि 20वीं शताब्दी में ये जो तुलनात्मक राजनीति है, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट का जो टॉपिक है, ये 20वीं शताब्दी में आया था, क्योंकि उस वक्त हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें एक व्यवहारवाद नाम की एक जो है वो क्रांति आई थी। और वो क्रांति लेके आए थे ये दो विद्वान, 1908 में लेके आए थे। 1908 में ही ब्रिटानिया के जो विद्वान थे ग्राहम वॉल्स, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजनीति शास्त्र में मानव व्यवहार, यानी कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ठीक है। और दूसरी बुक जो हमारे आते हैं विद्वान वो है अमेरिका के, जिनका नाम है आर्थर बेंटले, जिन्होंने भी एक बुक लिखी थी शासन की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये इन्होंने बुक लिखी थी यहाँ पर, ठीक है। तो इस बुक में उन्होंने क्या बोला था, इन दोनों ही विद्वानों ने अपनी बुक में ये बात कही थी कि हमारी जो भी सरकारें होती हैं, सरकार की जो किस्म होती है, सरकार के जो अंग होते हैं, इनको प्रभावित यानी कि इनको इन्फ्लुएंस करने वाले जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, वो सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल ही नहीं होते हैं, राजनीतिक गतिविधियां ही नहीं होती हैं, बल्कि और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हमारी सरकार के जो ये सब चीजें हैं इनको इन्फ्लुएंस करती हैं, इनको प्रभावित करती हैं। जैसे कि हमारा कास्ट है, हमारी जो है हमारा धर्म है, हमारी जाति है, हमारी भाषा है, दबाव समूह है, हित समूह है, मतदान केंद्र है, मतदान व्यवहार है, ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सरकार के जो काम है उनको इन्फ्लुएंस करती है। कॉम्परेटिव गवर्नमेंट के जो संबंधित विद्वान थे उन्होंने सिर्फ यह बात बोली थी, उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि हमारे जो सरकार की जो किस्म है, जो अंग है, जो प्रणाली है, जो कार्य है, इनको प्रभावित यानी इनको इन्फ्लुएंस करने वाली जो चीजें होती है ना, वो हमारी सिर्फ पॉलिटिकल गतिविधियां होती हैं, ठीक है, यानी कि राजनीतिक गतिविधियां ही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इन सब चीजों को हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारी भाषा, हमारे मतदान व्यवहार, चुनाव, ये सब भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ये मेन मुद्दा है कि जो है इसके बारे में ये चीजें हैं कि इसमें क्या करते हैं, सरकार के बारे में बताते हैं कि सरकार की कौन कौन सी किस्म है, उसके अंग क्या है, वगैरह वगैरह। और यहाँ पर तो ये चीज लाई गई थी, ये चीज तो पहले से मौजूद थी, लेकिन जो अपना पॉलिटिक्स है, जो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है, ये तो इन दो विद्वानों के द्वारा यहाँ पर जो है वो लाई गई थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मीनिंग दोनों का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, इन दोनों की डेफिनेशंस की हम जो है वो बात करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कॉम्परेटिव गवर्नमेंट की। कॉम्परेटिव गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है हमारी जीन ब्लॉन्डेल, ठीक है। तो जीन ब्लॉन्डेल ने बोला है कि प्रारंभिक रूप में तुलनात्मक सरकार का अभिप्राय समकालीन संसार में राष्ट्रीय सरकारों के नमूने का अध्ययन है। कहने का मतलब ये है समकालीन यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमारी जो सरकार है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं, उन सभी के बारे में स्टडी करना जो है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट है। दूसरी डेफिनेशन जो दे रखी है वो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की दे रखी है, ठीक है, जो कि हमारी यहाँ पे दे रखी है एडवर्ड फ्रीमैन ने। एडवर्ड फ्रीमैन ने बोला है कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो सरकार की भिन्न भिन्न किस्मों और राजनीतिक संख्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। कहने का मतलब ये है कि जो अपना कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है, ठीक है, जो अपना कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है, ये अलग अलग सरकार की जो भिन्न भिन्न किस्म है, जो सरकार की अलग अलग किस्में हैं, सरकार जो राजनीतिक संख्याएं हैं, ठीक है, तो जो है उन सभी का तुलनात्मक यानी कि कॉम्परेटिव विश्लेषण करना जो है ये काम अपना तुलनात्मक पॉलिटिक्स का होता है। मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जो डेफिनेशन हम याद करते हैं उसमें हम अपनी मर्जी से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते हैं। जो विद्वान जिस तरह के शब्द को लिख के गया है हमें वैसी की वैसी डेफिनेशन याद करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग बुक में कोई कंटेंट पढ़ते हैं तो उसको समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं, लेकिन परिभाषाओं के मामले में ऐसा नहीं होता है। आपको जो जैसा लिखा गया वैसा ही आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। और आप ये भी नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर आप नाम किसी और का लिख दो और डेफिनेशन किसी और को लिख दो, ऐसा भी नहीं कर सकते हो। जिसने जो डेफिनेशन लिखी आपको वही याद करनी है। बच्चे कई बार करते हैं, भूल जाते हैं, किसी और का नाम लिख दिया और डेफिनेशन किसी और की लिख दी, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो जिसने डेफिनेशन दी है ना आपको वैसी की वैसी डेफिनेशन याद करनी पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, हमने मीनिंग कर लिया कि कॉम्परेटिव गवर्नमेंट क्या होता है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, उसकी दो डेफिनेशन भी हमने कवर कर ली है। और अब हम जो नेक्स्ट चीज इसकी कवर करेंगे वो आता है, इसकी हम बीच में कंपैरिजन की बात करेंगे कि जो अपना कॉम्परेटिव गवर्नमेंट है, कॉम्परेटिव जो पॉलिटिक्स है, उसके बीच में क्या जो है वो कंपैरिजन आता है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि जो कॉम्परेटिव गवर्नमेंट है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पूछे जाते हैं। मैं आपको
अब हम बात करते हैं इनके बीच में जो डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो डिफरेंस आता है वो है अध्ययन के स्वरूप संबंधी अंतर, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ स्टडी, यानी कि इसके जो नेचर होता है, ठीक है, उसके बीच में डिफरेंस की जो है यहाँ पर बात करी है। कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से बताती हूँ कि जो अपना कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट है, कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट के जो विद्वान हैं वो क्या करते हैं, वो सिद्धांतवादी जो राजनीति होती है उसके अध्ययन पर बल देते हैं। ये क्या करते हैं, सरकार की जो भिन्न भिन्न किस्में होती है ना, उनकी पूरी स्टडी करने के बाद कुछ ऐसे सिद्धांत निकालते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल निकालते हैं जो हमारी रणनीतिक जो व्यवहार होता है उसको बढ़ावा दे सके, उसको बढ़िया बना सके, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट वाले हैं ना, ये सिर्फ सरकार की किस्मों के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं कि हाँ जी ये चीज है, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स वाले हैं ये पूरा विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं। और ये क्या करते हैं, रियलिटी पे बेस्ड जो चीजें होती है उनके बारे में बात करते हैं कि हमने सिर्फ यही नहीं देखना है कि सरकार की किस्में कौन कौन सी है, हमें ये भी देखना है कि वो काम कौन कौन सी करती है। ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। दूसरा जो डिफरेंस हमारे बीच आता है वो है अध्ययन के साधनों में, यानी टूल्स की बात करी है। टूल्स ये है कि जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट के जो विद्वान है वो क्या करते हैं, ये जो अपना डिस्क्रिप्टिव जो मेथड होता है ना, जिसको वर्णनात्मक विधि बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं, सिर्फ हमको बता देते हैं क्या जी ये चीज ऐसी है, ये सरकारें हैं, ये ऐसे वैसे है, लेकिन क्या काम करती है, कैसे करती है, क्या नहीं करती है, कुछ नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं इस पे ध्यान देते हैं। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स से संबंधित विद्वान है ये इसी बात पर ध्यान देते हैं कि सरकार कौन कौन से काम कर रही है, उसे कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से काम कर चुकी है, क्या सुधार होनी चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, पूरा छानबीन करती है ये, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मूल्यों के साथ संबंधों में अंतर। कहने का मतलब ये है कि जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है ना, जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट है, ये क्या करते हैं विद्वान, ये जितने भी स्टडी करते हैं, जितना भी अध्ययन करते हैं, कुछ मूल्यों पर आधारित करते हैं, ठीक है। कुछ इनके मूल्य होते हैं, जैसे कि इनका मूल्य ये है कि जैसे हम लोग मानते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें जो शक्ति होती है, सारी जो पावर होती है लोगों के हाथ में होती है, ये ऐसा मान भी लेते हैं, ठीक है, उनका ये मूल्य है। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स से संबंधित जो विद्वान हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि रियलिटी तो कुछ और ही है। हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में जो है सारी शक्ति लोगों के पास होती है, लेकिन रियलिटी में है क्या कहीं पे ऐसा? आपने खुद नोटिस किया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो जनता है जो है वो लोगों जो नेता है उनको चुनती है, लेकिन नेता हमारे लिए कोई काम ही नहीं करती, सारी की सारी पावर उनके हाथ में होती है। लेकिन वैसे संविधान में लिखा गया है कि लोकतंत्र जो है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासित, इस तरह से कुछ जो है बोल दिया गया है। लेकिन ऐसा रियलिटी में है क्या? नहीं है। रियलिटी में कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। फिर है आधारित संरचनाओं के अध्ययन संबंधी अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कि हमारी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अपने दबाव समूह है, हित समूह है, अपने मतदान व्यवहार है, जाति है, अपना धर्म है, अपनी भाषा है। तो इनके स्टडी पर जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, इनके स्टडी पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती है, ठीक है। उनको कोई मतलब ही नहीं है, बस वो सरकार के बारे में बात करते हैं, सरकार की किस्म ये है, सरकार के अंग है, सरकार के काम है, सारा सरकार ही लेके चलती है जो अपने वाले हैं कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट के जो है। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स क्या करती है, ये हर चीज की स्टडी करते हैं, सरकार की भी स्टडी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में धर्म क्या है, जाति क्या है, भाषा क्या है, इन सभी के बारे में भी स्टडी जो है अपना कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स करता है, ठीक है। उसके बाद उपयोगिता में ये होता है कि आपको खुद पता चल गया होगा कि ज्यादातर जो लोग हैं वो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स को जो है इस्तेमाल करना, यूज करना सही समझेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हमको सब चीजें बताई नहीं जाती हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके चीजों को जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ये जो अपना कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट है ये तो बस हमें एक्सप्लेन कर देती है कि हाँ जी ये चीज है, क्यों आई है, कैसे आई है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है, ये कुछ नहीं बताती है। लेकिन ये सारी चीजें हमारी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स बताती है। तो उपयोगिता में यही है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स को ही ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें हम सब चीजों का विश्लेषण आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो टॉपिक है अपना कवर हो चुका है। बुक में आपको बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे दिए होंगे, लेकिन मैंने सिर्फ 5 डिफरेंस को लिया है, क्योंकि बुक में बहुत सारे पॉइंट तो हैं, लेकिन उसमें क्या किया है, एक ही चीज को जो है वो अलग अलग हेडिंग में तब्दील कर दिया है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप पेपर में भी सिर्फ इतनी ही चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके आ जाओगे तो एग्जामिनर आपका खुश हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपने टू द
द पॉइंट चीजें लिखी है, उसको ज्यादा फैले वाले जो होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं 3-4 पेज लिख के आते हैं, मतलब का कुछ भी नहीं होता है। आप पेपर में 2 पेज लिख के आओ, लेकिन मतलब का होना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि जो चीज मांगी गई है आपसे आंसर में आप वही दोगे, तो फिर क्या टेंशन है। आपको पेज नहीं बढ़ाने, आपको अपने मटेरियल बढ़ाना है कि क्वालिटी वाला मटेरियल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस में सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट ही मैंने निकाले हैं जो बेस्ट है, ठीक है। बाकी सब में एक ही चीज को हेडिंग चेंज करके बस वही चीज डाल रखी है, तो मैंने वो चीज नोटिस नहीं की, मैंने डाला भी नहीं है, ठीक है। तो यही हमारे मेन इसमें डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो अपना इसका मीनिंग हो गया, डेफिनेशंस हो गई है, और अपना जो डिफरेंस है वो भी अपने यहाँ पर कवर हो चुका है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल के लिए आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।